नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क के साथ पॉडकास्ट की ये विशेष सीरीज आप देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल जी हैं। बहुत इनफॉर्मल परिचय सर हम आपका कर रहे हैं। काशी के निवासी हैं आप और काशी में मतलब अवधूत भगवान महादेव की नगरी है वो, और वहां कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है। जो भी बात करता है वो एकदम मस्त मिजाज में बात करता है। तो उसी अंदाज में आज हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 1966 में आपका जन्म हुआ और एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जो पूरी तरीके से बिजनेस फैमिली, जिसको कहेंगे व्यापारिक फैमिली है। कैसे जो है, चूंकि आपके पिताजी आरएसएस से जुड़े हुए थे, फिर चाहते तो आप बिजनेस भी करते, बिजनेस में ही आप रहते, लेकिन कैसे राजनीति की तरफ संघ की शाखाओं के माध्यम से आपकी एंट्री हुई? आलोक जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संघ के वह प्रचारक को जो हमें शाखा ले गए। मुझे इस बात का फक्र है कि अगर मेरे में थोड़ा बहुत भी राष्ट्रीयता सामाजिकता है तो वह संघ की देन है। मेरा मानना है कि संघ का स्वयंसेवक होना यह फक्र की बात है। मेरे पिताजी थे स्वयंसेवक, हम भाई लोग हुए, बच्चे हुए, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और यही हमें सिखाता है राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना और समाज की सेवा करना, समाज के समर्पित होना, यह संघ ने सिखाया हमको। पॉइंट नंबर 1। जहाँ तक बनारसी है तो बनारस वह शहर है पूरे भारत का जहाँ जीने की ललक नहीं है, जहाँ मोक्ष के लिए जीते हैं, जहाँ मस्ती के लिए जीते हैं। और अगर मैं कहूँ कि हमारे मार्गों में बताया गया जीवन में 4 मार्ग है। धर्म, काशी विश्वनाथ का मंदिर, वहीं पर धर्म के बाद अर्थ आता है तो व्यापार भी है, फिर काम, फिर उसके बाद हमारे पास मोक्ष है। यह बनारस की जो चौक है, चौक हर शहर में है, लेकिन बनारस का चौक अद्भुत है। चौक चौराहे पर खड़े हो जाइए तो लगभग 250 मीटर दिखा रहा है धर्म की ओर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, और 250 मीटर है अर्थ की ओर जहाँ होलसेल जेवर के साड़ी कारोबार होते हैं, और 250 मीटर दिखा रहा है काम की ओर, यानी दालमंडी जहाँ मनोरंजन के संगीत होते हैं, और 250 मीटर दूरी है मोक्ष की ओर, मणिकंका है। तो बनारस का चौक कहता है कि धर्म के माध्यम से अर्थ कमाया जाएगा तो अपने आप आनंद मिलेगा, फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यही बनारस की संस्कृति है। इसी कारण से पूरे बनारस के लोग इस चलते हैं। अच्छा रविंद्र जी, ये तो बात हो गई कि कैसे आपका जुड़ाव हुआ, लेकिन एमबीए की पढ़ाई की आपने, उसके बाद एलएलबी किया, फिर आप विदेश भी गए पढ़ने के लिए, यूएसए गए। वहां से भी आपने जो है हल्ट इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल यूएसए से आपने मास्टर इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड लॉ। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है राजनीति में फिर भी आपका झुकाव आ गया? मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। मैंने एमबीए यहीं से किया, मेरा बेटा लॉ करने गया, मेरी बेटी पढ़ने गई एमबीए। हाँ। हम तो यहीं से एमबीए के लॉ की हम काम किए, लेकिन बच्चे सब पढ़ के आए विदेश से। आज बच्चे भी राजनीति और समाज सेवा के में लगे हुए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि हम सबको लोकतंत्र राजतंत्र में क्या अंतर है। राजतंत्र में क्या था कि राजा के घर में जन्मा लड़का राज करेगा, इसी कारण से उसमें कैपेबिलिटी हो ना हो हम गुलाम हो गए। जब लोकतंत्र आता है तो हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि अपने तंत्र के लिए तंत्र का पार्ट बने और देश के काम कर सके। हमें यह अवसर मिलता है जनता के माध्यम से, जनता हमें चुन कर अपना बनाती है सेवक। हम जाते हैं विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, वहां बैठ के नीति बनाते हैं, और नीति बनाते हैं समाज के लिए हित में, राष्ट्र के हित में। मेरे पास जो निबंधन विभाग है 2019 में आया। अभी हम रविंद्र जी थोड़ा सा रोकेंगे यहाँ, हम जाएंगे वहां तक हम पहुंचेंगे, लेकिन पहले हम शुरुआत के आपके जीवन पर आते हैं कि 1992 में राम मंदिर आंदोलन में जो है बाबरी ढांचा विध्वंस हुआ, कार सेवा हुई, उसमें आप भी गए थे और आपको जेल भी जाना पड़ा था। 7 बार जेल जाना पड़ा। और इस बात का फक्र है कि 6 मुकदमा खत्म हो गए, लेकिन 7वां मुकदमा आज ही पेंडिंग है। अच्छा, मतलब मंदिर तो बन गया। 2007 में राम सेतु का एक पुल था जिसको तोड़ लेते कांग्रेस के लोग। संघ के आह्वान पर कि पूरे देश में हम सब धरना बैठे थे, वह धरना बैठे थे, तो वह मुकदमा आज ही पेंडिंग है। वह मुकदमा आज चल रहा है
कि राम सेतु के विरोध में हम धरने बैठे थे, मुझे ये आनंद आता है कि कांग्रेस के लोगों ने कहा कि न राम है न राम सेतु है। मुझे फक्र है कि राम भी है, राम सेतु भी है, राम मंदिर बन भी गया है और सेतु तोड़ा नहीं गया है। मुकदमा में चल रहा है, उनके अपना एक काम है जुडिशियल का, लेकिन मुझको ऐसे मुकदमा और ऐसे जेल कई बार जाना पड़े तो मैं तैयार था। अच्छा रविंद्र जी, कभी ऐसा घर पे दबाव नहीं बना कि ये इतना क्रांतिकारी काम आप कर रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बिजनेस भी बढ़िया है, बाबूजी ये नहीं कहे कि जो है कहाँ इन सब चीजों में पड़े हो, चलो बिजनेस व्यापार अपना देखो? आलोक भाई, मेरी माँ जब पहली बार जेल गया तो माँ और उनके जानने वाले लोग आके समझा रहे थे, अरे बेटवा, भोजपुरी में, हाँ हाँ बिल्कुल, अरे बेटवा तुम्हें कौन दिक्कत रहा, शंकर भैया के इतना अच्छा काम, बाबूजी का हाँ। इतना अच्छा काम धामों को संभाला, तू कहाँ जेल चल जाला। माँ के परिचित, माँ के दोस्त समझाने हमको आए। 2 दिन बाद फिर चले गए जेल, फिर समझाने आए कि बचवा तू अपने बाबू का नाक काटत हुआ, तू जेल जात हुआ, तू ठीक नहीं करत हुआ, तो हर बाबूजी के इतना नाम शोहरत पैसा व्यापार हो तो उनके नाम पर कलंक लगावत हुआ। फिर समझाया, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे, एक अच्छी बात कहा उन्होंने जी जी, कि चाहते हैं समाज में चंद्रशेखर आजाद पैदा हो लेकिन मेरे घर में पैदा ना हो, यह सोच ठीक नहीं है। अगर चंद्रशेखर आजाद पैदा होने की कामना है तो मेरा अपना बेटा भी निकलना चाहिए। अच्छा, तो जो जीवन में राजनीति के बीज या क्रांतिकारी व्यक्तित्व वो पिताजी की पिताजी। अच्छा, हमें याद है कि हमारे बड़े भाई जो इस समय आरएसएस के क्षेत्र कारवां हैं, वह पीएचडी करके निकले लॉ में, एलएलबी के एलएलएम की पीएचडी की। तो पिताजी उनसे कह रहे थे कि यार राजनीति में जाना चाहिए, तो कहे कि ना बाबा ना, राजनीति तो अच्छी चीज़ नहीं है। मैं छात्र था उसमें, मेरे लगा कि पिताजी की इच्छा है कि राजनीति में अच्छे लोग जाना चाहिए, बड़े भैया पीएचडी किए हैं लॉ में, जाना चाहिए, तो कहे कि नहीं गए। तो मेरे को लगा कि पिताजी की इच्छा है तो उसको मैं पूरा करूँगा, तभी से मैं फिर राजनीति में आगे बढ़ा। अच्छा, ये तो मतलब राजनीति में उन्होंने देखा आपका रुख बेहतर है, लेकिन पिताजी से कभी पिटाई भी खाए थे? भारत का कोई सा लड़का नहीं जो अपने बाबू से मार न खाता हो कोई सा बनारस में तो एक संस्कृति है कि पिताजी पीटेंगे और कायदे से पीटेंगे, जूता चप्पल से भी पीटेंगे। हाँ नहीं, वो मैंने कह दिया, आप नहीं कह रहे थे। लेकिन अगर पिताजी ने टोक दिया, अगर कान, जीवन में एक बार पिताजी ने हमको मेरा कान पकड़ लिए थे तो मैं कई दिन तक रोया कि पिताजी मेरे लिए इतने पूजनीय थे, मैं उनका बड़ा लाडला बेटा था, आज मेरा कान पकड़ लिए, तो मैं बहुत चिंतित था। मैं कई दिन तक रोया उसको। और फिर हर बच्चों के पिता उसके आदर्श होते हैं, और मेरा अपना मानना है कि थोड़ा सा आगे मैं भावुक हो गया, आपने कर दिया कि जीवन में जिन्होंने हमको जीवन दिया है, हमें पैदा किया, वह माँ बाप है, सबसे पूजनीय माँ बाप ही होते हैं। उसके बाद प्रभु राम है, लक्ष्मण है, हनुमान जी है, भगवान शंकर हैं, लेकिन जिसने कहा है कि सामने सूरत वाले राम हैं, ये देखो ये शिव जी हैं, जो बताया है वह सबसे बढ़िया हमारा गुरु है, हमारा वेलविशर है। जी। अच्छा, अब आते हैं पॉलिटिकल कैरियर पे। पॉलिटिकल कैरियर में अगर हम बात करें तो 2002 में पहली बार आप उपचुनाव लड़े। जी। टफ सीट है, वाराणसी शहर उत्तरी जो है बड़ा बहुत ही उसका जो कॉम्बिनेशन है जो आबादी का, वो बहुत टफ सीट मानी जाती है, और वहां 2002 में सफलता नहीं मिली आपको। फिर उपचुनाव हुआ 2005 में जी। आप फिर का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, लेकिन आप चुनाव हार गए। फिर 2007 में 2007 में जब चुनाव होता है नहीं मिला, तो आपको टिकट नहीं मिला। ऐसा क्यों, जबकि आपका ग्रोथ रेट बढ़िया था? राजनीति में कई चीज होती है, मैथमेटिक्स। मैं 2 में लड़ा तो 3 में हमारे बाबूजी का देहांत हो गया, 4 में माँ का देहांत हो गया, 5 में बाई इलेक्शन आ गया, मैंने लड़ने से मना कर दिया। फिर मुझको बुलाया गया लखनऊ कि चुनाव लड़ना है आपको, आप अच्छी वोट पाए थे। जिसके पहले जो हमारे पहले वहाँ से लड़े थे वह पाते तो वोट मात्र 18,000, तो आप पाए 37,000, तो आपको इतना अच्छा वोट पाए, आपको लड़ना है बाई इलेक्शन। मैंने कहा कि पिताजी का देहांत हुआ है, माँ का देहांत हुआ है, मैं भर परिवार में उलझा हूँ, लेकिन कहा कि लड़िए। उस समय आपको आलोक जी पूरे यूपी में चुनाव हो रहा था, 6 इलेक्शन थे, 6 थे बाई इलेक्शन। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 6 में दुर्भाग्य से 5 में भाजपा की जमानत जब्त हो गई, 5 सीटों पर भाजपा की जमानतें जब्त हो गई। उसमें से एक वाराणसी भी नहीं। अच्छा, मेरा ही जमानतें नहीं, मैंने अपने डिफरेंस को कम कर दिया। जी। हाँ, 2005 वाले में आपका 2.5% का केवल कम हो गया जी।
तो उसके बाद माननीय कैलाश सिंह जी बुलाए, कहे कि आपकी जीत है, बाकी 5 में जमातें जब्त हो गई, आपने अपनी लेट को बढ़ा दिया, जो डिफरेंस कम कर दिया, गैप कम कर दिया। जी। तो साथ हमको लगा कि हम टिकट पा जाएंगे, नहीं पार्टी सोचता है कि नहीं हो सकता है कि इसके पहले एक यादव जी थे MLA, तो हमको लड़ा दिया यादव को, तो लड़ा दिया डॉक्टर शिवनाथ यादव जी, लड़ा दिया उनको। तो लेकिन उनका भी वोट वहाँ घट के हो गया, 22,000 चला गया, जी फिर 37,000 आगे 22,000 पर जी घट गया था। फिर पार्टी वाला नहीं है, व्यापारी को लड़ा चाहिए, फिर 12 में टिकट दिया गया। 22,000 आप कह रहे हैं, लेकिन ठीक 21,099 वोट उन्होंने पाया था, जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स ठीक है, है, ठीक है, ठीक है। उसके अनुसार 21,099 वोट उनको मिला था। जी जी जी, तो ये मतलब डिफरेंस। आपका अच्छा होमवर्क है। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, उसके बाद 2012 में आपको टिकट मिलता है, तो आप 26.5% वोट शेयर के साथ 47,000 के ऊपर आप वोट पाते हैं, लगभग 48,000 वोट आप पाते हैं और चुनाव आप जीत जाते हैं, जबकि वो टफ सीट थी। तो उसके बाद कैसा रहा माहौल, कैसी, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी दिनों के बाद वो सीट जो है बीजेपी के पास आई। भाजपा के पास कई साल बाद के बाद आई थी, कई चुनाव बाद आई थी। और उसके बाद जब हम लोग आई तो हमने ये देखा कि आम जनता का भाजपा के प्रति लगाव है, और जो विपक्ष के लोग हैं वह हमारे समाज को, समाज मतलब मैं थोड़ा खराब होने जा रहा हूँ, हिंदू समाज को जाति जाति में तोड़ करके तभी वो विजय पाते थे। वो चुनाव में 12 चुनाव में थोड़ा समाज इकट्ठा हुआ, जाति भेद नहीं कर पाए, हम जीतते हैं। अच्छा, उसके बाद 2017 का चुनाव आता है, तो आपका वोटिंग परसेंटेज 26.5% से 51% हो जाता है, और 17 में आप और बड़ी मार्जिन से जीतते हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री जी का असर पड़ा होगा, क्योंकि 2014 में वो वहां से चुनाव जीत चुके थे और प्रधानमंत्री बन चुके थे। 12 में वोट पाया था 48,000 49,000 जी। लेकिन जब माननीय मोदी 14 में आ गए, तो माननीय मोदी जी के आने जो कमाल हुआ जी, वो कमाल हो गया कि हम फिर वोट पाए 1,16,000। जी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का राजनीति में आने के बाद, पूरे बनारस में आने के बाद हर सीटों का पोलिंग का परसेंटेज बढ़ गया जी, और हम सबको आशीर्वाद मिला। जी। अच्छा, ये 2022 में ऐसा क्या हुआ कि ऐसी स्थितियां बन गई, जो अभी आपने रिसेंटली, चूंकि आप तब तक 2019 में मिनिस्टर भी बन चुके थे, 2022 में 1,33,000 वोट आप पाते हैं, और सपा, बसपा और कांग्रेस अगर तीनों के वोट मिला दिए जाए तो भी आप चुनाव जीत जाते हैं, लगभग 8-9 हजार से। ये कमाल माननीय मोदी जी का है जी। शुद्ध रूप से। बनारस में मोदी जी के प्रति आस्था, उनका प्रेम, कमल के फूल के प्रति लोगों का निष्ठा, और साथ ही साथ माननीय मोदी जी के द्वारा लगभग 35,000 करोड़ रुपए शहर के विकास में हुए गए। आज मैं कह सकता हूँ कि लगभग हर गली, हर सड़कें वहाँ बनी हुई है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान है, उसका भी हमको लाभ मिला। अच्छा, आपने, अब हम चूंकि बातचीत के एक दूसरे पड़ाव पर हम पहुंच रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर जो आपने इलेक्शन एफिडेविट 2022 का दिया है, उसमें 4 मुकदमे आपने शो किए हैं, और आपने चूंकि शुरू में मुकदमे की चर्चा की थी कि एक अभी भी चल रहा है। आप हमको ये बताइए कि वो 2007 में जो आपके ऊपर 12 सितंबर को मुकदमा हुआ था, जो वहां के थाना अध्यक्ष थे बुद्ध सिंह चौहान, उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी। 143, 504, 506, 353 और 342 IPC की धाराएं लगी, और भी है आपके पास। CBCID का एक केस है जिसमें 364, 120B, 201, 218 ये भी लगा। ये राजनीतिक मुकदमों के बारे में, या इस तरह के मुकदमों को आप कैसे देखते हैं, या ये सात का वही मुकदमा है जो हम सब लोग अंधरा पुल पर चक्का जाम किए थे, क्योंकि कांग्रेस सरकार थी, यह वहां पर तोड़वा रही थी राम सेतु। तो राम सेतु के विरोध में देशव्यापी धरना कार्यक्रम था। हम लोग धरने पर गए थे, तो वहाँ पर लोकल थानेदार ने हम सब पर मुकदमा किया। उस समय तत्कालिक रूप से 3 MLA थे, MLC थे, शिवनाथ यादव, ज्योत्सना जी, श्यामदेव जी और मैं, सहित 50-60 अन्य लोग। ये श्यामदेव राय चौधरी दादा, हाँ दादा, जो शहर दक्षिणी के विधायक, उनका देहांत हो गया। दादा थे, हम थे, ज्योत्सना जी हैं, पूर्व विधायक थे, उसमें विधायक थी ज्योत्सना जी, और शिवनाथ जी MLC थे। इनके सहित हमारा प्लस 50-60 नाम है, जिसका मुकदमा आज भी चल रहा है। अच्छा, ये तो मुकदमे की बात हो गई। आपने विधायक बनने के बाद
तनख्वाह लेना उचित नहीं समझा क्या? ये क्यों ऐसा क्या? लोग जी, क्योंकि जब- ज्यादातर लोग विधायक या इसीलिए बनते ही हैं कि भाई कोई अपना तनख्वाह नहीं छोड़ता, वो कहता है कि हमारा ये राइट है, हम मेहनत करते हैं, हमसे 50 लोग मिलने आते हैं, खर्चा होता है हमारा समाज में। तो आपने ये प्लान कैसे किया, क्यों किया? आलोक भाई, माना थोड़ा देर के लिए, राजनीति में हर विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले संख्या होती है 10-20 होती है, कोई एक जीतता है, 19 हार जाते हैं 20 में से। 19 वाला व्यक्ति फिर ट्राई करता है, जो जीत गया वो तनख्वाह उठा लेगा, और जो हार गया बेचारा संघर्ष कर रहा है वह भी तनख्वाह काम कर रहा है, उसके वेतन मिलते नहीं है, काम कर रहा है ना। हम चुनाव लड़ने के 2002 में सरकार, हमारे भाजपा की सरकार थी, तो बनारस कुछ उद्योगपति आए चंदा लेकर के, और चंदा दे रहे थे। तो मेरे को ये लगा, मेरी उम्र थी, उससे थी, नौजवान था, अभी भी नौजवान है नहीं, बनारसी कभी तो बुढ़ा होता ही नहीं है। तो मेरे को चंदा देने लगे, तो मैंने चंदा लेने से मना कर दिया। और मैंने जाकर कहा अपने बाबूजी से, जो चंदा दे रहा है वह कल को हमसे गलत पैरवी की उम्मीद करता है, जी। तो चंदा से न लिया जाए। तो मेरे बाबूजी ने कहा कि चंदा भी नहीं लोगे तो, और जीतने के बाद किसी प्रकार से राजनीति के द्वारा अर्जित पैसा घर नहीं आना चाहिए। उन्होंने एक कहानी बताया मुझको, छोटा सा कहानी, जी जी सुना दूं? बताएं। हाँ बिल्कुल। जब राम जी श्रीलंका पर सीता मैया खुशतो गए और हमला किए, तो रावण जगाते हैं कुंभकर्ण को, जगवाते हैं, वो बहुत देर उठते हैं। तो उठने के बाद कुंभकर्ण से रावण कहते हैं कि राम ने हमला किया है श्रीलंका पर। कहा क्यों? तो कथा कहता है, जो हमको बताया बाबूजी, कथा कहता है कि रावण ने कहा कि मैं उनकी पत्नी घर करके लाया हूं। कुंभकर्ण ने कहा कि आप ठीक नहीं किए, किसी महिला का अपहरण नहीं करना चाहिए, आप ठीक नहीं किए। तो रावण जानते थे कि भूखा आदमी है, सो के उठा है, तो रावण ने कहा कि पहले खाने की व्यवस्था करो इसको। तो रावण ने खूब खिलाना शुरू कर दिया। जब खूब खा लिए कुंभकर्ण, तो रावण कहने में जाकर युद्ध लड़ गए। यानी युद्ध के पहले, खाने के पहले कहते थे कि राम के साथ में आपने गलत किया, लेकिन अन्न खा लिया किसका? रावण का। जो अन्न खाया विचार बदल गया, तो विचार जब बदल गया तो जाकर राम से युद्ध कर लिए। तो पिता ने कहा कि राजनीति के माध्यम से कोई धन नहीं आना चाहिए। तो मेरा जब मैं 12 में जीता, तो पिताजी के बताए हुए मार्गों पर कि यार उन्होंने क्या कहा था, राजनीति के अन्न दाएं बाएं वाले पैसा आते हैं, उसको रोकने के लिए आता है, सब मानते लोग। मेरा मानना था कि नहीं, वह कहे थे किसी प्रकार का, तो उसमें वेतन भी होता है। तो मैंने पहले ही दिन लिख के दे दिया कि मेरा वेतन मुख्यमंत्री के आपदा कोष में जमा होता रहे। वो जमा होता है, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी अपना तमाम काम करते रहते, थोड़ा बहुत मेरा भी उसमें त्यागा हुआ अंश पहुंच जाता है। जी जी। अच्छा, एक चीज ये बताइए, गाड़ी आपने खरीद ली कि नहीं अभी? क्योंकि अभी तक जो हलफनामे में आपने दिया और ऐसे जो आम लोगों से जानकारी करने पे पता चला कि आपकी अपनी कोई निजी गाड़ी नहीं, जबकि आप करोड़पति हैं हलफनामे में। मैं बताऊं, थोड़ा सा बताऊं, मेरे निजी गाड़ी आज भी नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता दूं जी। जीवन है तो चाहिए जीविका। आपको जीवन है तो जीविका चाहिए। जीविका के लिए या तो नौकरी करिए, सरकारी करिए, प्राइवेट करिए, कोई भी करिए, या खेती करिए, किसानी करिए, या व्यापार करिए। जी। अगर तीनों नहीं कर रहे हैं तो जीवन में आप ईमानदार नहीं हो सकते, मेरा ऐसा मानना है। जी। मेरे घर का अपना व्यापार है जी। उस व्यापार के नाम पर, कंपनी के नाम पर गाड़ियां हैं, जिसका इस्तेमाल हम भी कर लेते हैं। अच्छा, मतलब इस हिसाब से निजी गाड़ी नहीं है, लेकिन व्यापार के नाम पे गाड़ी है। क्योंकि दर्शकों को पता होना बहुत जरूरी, जब वो सर्च करते होंगे कि मंत्री जी के पास तो गाड़ी ही नहीं है, तो मंत्री जी के पास गाड़ी है, गाड़ी लेकिन अपने नाम पर नहीं। मेरे नाम पर नहीं, संस्थाओं के नाम पर है, जिसका इस्तेमाल हम करते थे। चलिए, अब हम आते हैं कि जो आपने अपने विभाग में नवाचार किया है, जैसे ब्लड रिलेशन में अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो 5,000 रुपीज में, 5,000 में वो ट्रांसफर हो जाएगी। और क्या क्या नवाचार आपने किया, जरा उसके बारे में हमें बताइए। आलोक भाई, चाणक्य ने एक अच्छी बात कहा था जी। चाणक्य ने, जी। उन्होंने कहा कि टैक्स ऐसा होना चाहिए जिसे समुद्र से बादल उठाता है पानी, और फिर बादल
जनता को वह सौंपता है, बरसात के रूप में आता है। जी ये चाणक्य नीति है। जी हमारा विभाग रेवेन्यू का है। मेरा विभाग होता है खूब टैक्स लाओ, खूब टैक्स लाओ। जी। जब माननीय योगी जी आए, लेकिन आपने तो टैक्स कम कर दिया। अभी आ रहा हूँ। जी जब माननीय योगी जी आए तो उस समय यूपी के रेवेन्यू थी स्टाम्प विभाग की मात्र 16,000 करोड़ की। जी आज पहुंच गया है बिना सर्किल रेट बढ़ाए। आप जानते हैं कि कलेक्टर के द्वारा हर साल रेट बढ़ता है, सर्किल रेट बढ़ता है। जी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री था कि सबके पास अपना आशियाना हो जाए। जिनके पास आशियाना नहीं है, प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है उनको। जो मिडिल फैमिली है, जो चाहता है कि अपने पैसा से मकान खरीद रहे हैं, तो उस पर स्टाम्प शुल्क का भार न हो। जी तो बिना सर्किल बढ़ाए 5 साल में यह इनकम दोगुना हो गया। आज इस साल का हमारा इनकम हुआ है 35,000 करोड़ की। अच्छा, बढ़ गया। 35,000 करोड़ की, इतना बढ़ गया, दोगुना ऊपर चला गया। सर्किल बढ़ा नहीं तो माननीय योगी जी का विश्वास बढ़ा। गुंडा गुंडी जेल चले गए तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम यूपी में मकान बना लें, जमीन खरीद लें, फैक्ट्री लगा लें। इस कारण से यहाँ की डिमांड बढ़ गई। अब डॉक्यूमेंट होते थे पहले 16,000, अब 16 लाख करोड़, अब चला गया 50,000 करोड़। अच्छा, नवाचार में ब्लड रिलेशन, ये खानदानी बंटवारे को लेकर के भी आपने कुछ किया है कि कैसे वो ट्रांसफर वगैरह? हेलो भाई, हम लोगों ने 3 नया काम बदला गया। जी एक यूपी में क्या था कि अगर परिवार के रिश्ते में कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को अपने परिवार को देता है तो यहाँ टैक्स लगता था। माना कि आपके पिताजी चाहते हैं कि मैं आधी अपने बच्चों को प्रॉपर्टी बांट दूं, तो वो बच्चों को आज बांटेंगे तो उनको खरीद बिक्री की तरह स्टाम्प पे करना पड़ेगा, जबकि आप उनके बेटे हैं। जी न उनसे आप कोई मकान के अंदर कोई नया व्यक्ति आ रहा है, न पैसा आ रहा है, लेकिन वो दान भी करेंगे, लिखेंगे, तब भी यहाँ टैक्स था। हम लोग उसको हटा दिया गया। अब क्या कि पिता अपने बेटा को, बेटी को, बहू को, दामाद को, नाती को, पुता को लिखेगा तो स्टाम्प था, सर्किल रेट उसको हटा दिया गया। अब कभी केवल 5,000 रुपया मैंने किया। ये लगभग यूपी में 9 लाख फैमिली, अगर 25 करोड़ यहाँ की आबादी है तो एक फैमिली मान लीजिएगा, संख्या अगर होती 20 मान लीजिए आप, तो अगर 20 होती है तो उनके हिसाब से जो हमारे पास 2-2.5 लाख मकान होता है, फैमिली होता है, तो हम उसमें से आज 9 लाख परिवार ने इसको इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, ये जनहित की जरूरी था। जी जी फिर क्या किया हम लोग, अभी जस्ट किया गया 10 दिन पहले एक कर दिया गया है कि अगर आपके खानदानी बंटवारे नहीं हो रहे हैं, जी माने कि आपका कोई प्रॉपर्टी है, बाबा का, दादाजी का है, दादाजी अच्छे संबंध थे भाइयों में, नहीं बांटे। फिर दोनों दादाओं के 4 बच्चे हो गए, वो भी नहीं बांटे। इन चारों के 18 बच्चे हो गए आप लोगों के। अब आपको लगता है कि तय कर लेते हैं कौन लोग खेत में, मकान में कहाँ रहना चाहते हैं, कौन पूरा में जाएगा, कौन पश्चिम में जाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन था। एक था ऑप्शन, जाते थे आप तहसील में मुकदमा करिए, कुटुंब का रजिस्टर बनाइए, सबका बयान दर्ज कराइए, फिर हिस्सा बढ़ता था, टाइम लगता था। ऑप्शन 2 क्या था कि आप जाते हैं तहसील, वहाँ पर सिविल कोर्ट में मुकदमा करिए परिवार खिलाफ, फिर सबकी सहमति बनाई, फिर डिग्री कराइए आप, टाइम लगता था। एक लेंदी प्रोसेस था, तारीख पड़ेगी। अब हम लोगों ने क्या कर दिया कि अगर पूरे परिवार को सहमत हो जाते हैं तो उनकी सहमति को हो जाएगा रजिस्टर्ड 5 मिनट में। मात्र 5,000 रुपये स्टाम्प, 5,000 रुपये शुल्क, 10,000 में आपकी 5,000 बंटवारे, खानदानी बंटवारे, 4 पुस्तकों बंटवारे 5 मिनट हो जाएंगे, सबके नाम चढ़ जाएंगे कचहरी में। तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, आपने, आपके विभाग में जून में ट्रांसफर वगैरह खूब हो रहा था और माननीय मंत्री जी नाराज हो गए, ऐसी खबरें छपी और बिल्कुल आपने बयान वगैरह भी दिया कि बिना मेरी जानकारी के, और फिर आपने मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिख दिया। क्या था, और क्या आपने पीएमओ कार्यालय को भी लेटर लिख दिया था? एक ट्रांसफर, ये कंफर्म करिए, चूंकि ये बातें खूब चली थी उस समय। एक ट्रांसफर प्रक्रिया होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी गाइडलाइन होता है। मुख्यमंत्री जी गाइडलाइन होता है कि हमें जो लंबे समय से बैठे लोग हैं उनको हटाना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। जिनके खिलाफ कुछ शिकायतें आए तो वो हटना चाहिए। और जब भी कोई अधिकारी को बन गया है नीति बनने के बाद उनका काम है कि एक बार मंत्री को दिखा देते हैं कि नीतिगत हम करने जा रहे हैं जी, इतना ही पार्ट है। वो संज्ञान हमारा लाया नहीं गया। हमने चार्ट को देखा तो चार्ट हमारी क्या थी, उसमें काफ़ी चेंजिंग थी, यानी कि जिसके खिलाफ शिकायत मिली थी वो आदमी वहीं बैठा हुआ है, जो आदमी
बाबू से रजिस्ट्रार बन गया, जिसकी एजुकेशन मात्र इंटर पास है, उनको बड़ा भेज दिया गया है। तमाम इब्बट आई, फिर कुछ जानकारियाँ आना शुरू हुई। जानकारियाँ आई तो हमने माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान में दिया, इसकी जांच करा लिया जाए एसटीएफ से, और जांच के तह में जाना चाहिए। अगर जो चीज़ें आपके सिद्धांतों पर, आपके आदर्शों पर कुछ इब्बट की गई है तो कार्रवाई करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री फिर तत्काल उसको रोक लगा दिया, जांच चल रही है उसमें, और निरस्त कर दिया गया। तो अब अभी नए सिरे से फिर अभी तक ट्रांसफर नहीं हो पाए हैं? नहीं, अभी नहीं कि जहाँ जहाँ पर हमको आवश्यकता थी वहाँ पर लेके परमिशन माननीय मुख्यमंत्री से पोस्टिंग कर दी। अच्छा, मतलब आप जहां जहां चाहते थे कि ये अधिकारी काम करने वाले हैं उनको आपने करा दिया पोस्ट? जहाँ जहाँ पर मान लो थोड़ा देर के लिए कहीं पर रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट हो रही है 100 पर डे, और वहाँ पर बाबू चला गया है तो बाबू कर नहीं पा रहा है, तो उसके बाद किसी ने रजिस्ट्रार को भेज करके ताकि वो संभाल सके। अच्छा, आपके चूंकि आप शहर उत्तरी से विधायक हैं, आपके ही बिल्कुल एकदम बगल अपोजिट साइड वाला जो सीट है, आप भी मुस्कुरा रहे हैं चूंकि दोनों लोग बनारसी अंदाज के हैं। क्या हो गया? जो शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी जी हैं, जो मंत्री भी रहे योगी 1.0 में, पहली जो 17 से 22 तक सरकार रही, ऐसा क्या हो गया कि वो पटका आपको पहना रहे थे और फिर आपने उनको पहनाया और फिर आपको जो है वो पहना के और चले गए? यह सोशल मीडिया जो उन्हें करा दे। हाँ, घटना क्या था, आपके संबंध उनसे अच्छे हैं? हमने कहा कि नीलकंठ हमारे 35 साल से, जब वो छात्र थे हम थे तो हम लोग साथ पढ़ते थे, छात्र संघ चुनाव वो लड़े थे महामंत्री का, तो मैंने पूरा भूमिका निभाया। वो चुनाव लड़े, मैं लड़ा 2002 का 5 का, तो संचालन उनके जिम्मे था, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में। फिर उनके जिम्मे पूरा रखा था, मेरा चुनाव 2002 का 5 का संचालन वही किए थे। अच्छा, नीलकंठ जी? हाँ, उनके जिम्मे था। अब हमारे मित्रवत भी है छोटे बाजी से। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि हमको लिया, एक मौसम बनाया, हम कि यार अच्छा काम किए आप। तो मैंने, मेरे कुछ था नहीं, ना बुके था ना मौसम था, तब मैंने उनका बुके लोगों को पढ़ाया कि अच्छा काम किए, ठीक। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे गेस्ट भी हैं आज कार्यक्रम में। हाँ। तो पुनः हमको डाल दिया। अब इसी को एक कांग्रेस के नेता कांग्रेस के हैं, उसको फास्ट कर दिया। हम आराम से डाले, डाले हमको आराम से गमछा। अच्छा, वो खट खट दिखा दिया। अच्छा, और मुख्यमंत्री जी बगल में बैठे हुए हैं? नहीं, उसने बाद में दिखा दिया, इसको फास्ट कर दिया कि खट खट खट, यानी कि वो हमको डाले, हमको डाले, वो डालेंगे। जबकि आराम से था कि मैंने उनको पहनाया, कहने आप हमारे गेस्ट हैं, वो बना दिया। अच्छा, लेकिन इसको स्पष्ट करने के लिए आपको चाय की दुकान पर जाना पड़ गया? हम उस समय लखनऊ आ गए थे, उसी दिन से माने। जब हमने देखा कि सोशल मीडिया पर, तब हम दोनों मुस्कुराए, हंस रहे थे। तो उसे लौट के हम आते हैं लखनऊ से, तो बेनियाबाग पर उद्घाटन करना था स्वदेशी मेला का, तब के रास्ते में चाय वाले हैं मोती, वहीं मिलते हैं हम लोग। तो लोहरा चौराहे पर मोती चाय वाले हैं, जहाँ से उनकी स्टार्ट होती है विधानसभा दक्षिणी, हमारा खत्म होता है। तब हम लोग वही चाय पिया गया, इतना था। लेकिन वहाँ मीडिया कर्मी बहुत मौजूद थे, इसका मतलब है कि उसको बताया भी होगा आपने कि देखिए हम लोग यहाँ चाय पीने आ रहे हैं? नहीं, पहले जब हम लोगों ने, हम निकले एयरपोर्ट से, तो टाइम था उद्घाटन के 5 बजे, तब हम थोड़ा लेट करेंगे, चाय पियेंगे हम लोग। तो चाय कहाँ पियेंगे? तो चाय पियेंगे लोहरा मोती क्या। आप बहुत आसानी से बता दे रहे हैं, लेकिन मामला केवल इतना रहा नहीं होगा, इतना ही था। चलिए, आज आपने बात की, आप क्या क्या और बनारस में परिवर्तन देख पाते हैं? पहले के बनारस में क्या चमकदार दिखता है और क्या उसकी पौराणिकता को बचाए हुए दिखता है? देखिए, बनारस विश्व की सबसे प्राचीन शहर है। हमारे पास चुनौती क्या है, जो प्राचीनता है वो बनी रहे, लेकिन नए जनरेशन के लोग जो जाके पढ़ रहे हैं जापान और अमेरिका में, तो कहते हैं क्या शानदार वो शहर है, वो स्मार्ट देख रहे हैं। तो हमारे पास 2 चुनौती है, हेरिटेज की रक्षा करते हुए पुराने जो इलाका है उससे दूर नई आधुनिक सुविधा वाला बना दिया जाए। दोनों हमारा करना है, प्राचीन को बचाना और नए को बनाना, आधुनिक बनाना। सरकार इस पर काम कर रही है। अब हम लेके आ रहे हैं, मंदिर तक जाने के लिए सीधे एयरपोर्ट से स्टेशन जाना है आपको, बिना रोड का एक नई कॉन्सेप्ट आ रही है। एक रोड बनी है एलिवेटेड, तो ये जा रहा है सीधे गंगा के उस पार से नमो घाट से रामनगर तक। अच्छा, और उसको लिंक करेंगे नमो घाट से नए पुल को, उसको लिंक करने जा रहे हैं। तो सीधे एयरपोर्ट से आप जाएंगे नमो घाट से जाएंगे, नई वाली पुल बनी जा रही है, उससे जाएंगे एक नई रोड बनेगी एलिवेटेड, वो जाके विश्वनाथ मंदिर के सामने उतरेगा। अच्छा। और फिर रोपेश मंदिर आ जाएंगे आप।
जो वो बिहार अच्छा, से आएंगे। रोपवे की बड़ी चर्चा हो रही है। रोपवे ये बनारसी लोग, ये हम इसी पे बस अपनी बात यहीं वाइंड अप करेंगे हम लोग। रोपवे में बनारस में हम गए रही हैं, अब इन चर्चा होत रहा है, कई लोग बतियावत रहलन है। एक कवि भी हैं दमदार बनारसी, वो कहने लगे कि वहां जो अपने यहाँ अगर कोई बनारस का बैठ गया तो पान वगैरह लोग खाते हैं, तब क्या होगा? रोपे का जो ट्राली है उसका शीशा बंद हो। अच्छा ठीक है, मतलब बनारसियों को ये बताना जरूरी है। ओकर बाहर निकाल ना थूक कर देबा तू, हाँ, इन्हें कर सकवा। हाँ, तो वह पूरा गिलास बंद हो, जौन करे के बतियावे के अंदर बतियाला, न भरे तू झाँक सकला न ऐसा निकाल सकला। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने न्यूज 18 नेटवर्क को समय दिया और बड़े सहज अंदाज में आपने, चाहे मुकदमे की बात हो या फिर जो विभाग में ट्रांसफर को लेकर के बात हो या फिर विधायक नीलकंठ तिवारी जी से आपकी जो बात हुई, बड़े सहज अंदाज में। इसीलिए कहते हैं बनारसी आदमी बिल्कुल सहज होता है और वो पत्रकारों को भी सहज ही कर देता है। एक लाइन इतना ही है कि यही रजा बनारस हो, मतलब कि यही बनारस की परंपरा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, न्यूज 18 नेटवर्क पर ये हमारी जो पॉडकास्ट की सीरीज है ये इसी तरह जारी रहेगी। आपको अलग अलग मेहमानों से हम रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।